Good morning, student. Today we will discuss 8th third lesson glimpses of the past. Glimpses means chamak. In this lesson, the writer wants to see the past history of our world, our India, our country. तो देखते इसमें क्या है. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस. यहाँ पर कुछ चित्रात्मक चमक दी गई है, तस्वीरें दी गई हैं. ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास से संबंधित है. फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से लेकर 1857 तक है. कि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं. और इस दौरान ये जो पिक्चर्स हैं ये 1757 से लेकर 1857 तक दर्शाई गई हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1757 में जो अंग्रेजी सत्ता थी भारत में वो परमानेंट हो गई थी. और उस समय प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसके दौरान सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज़ों ने भारत पर बंगाल की जो रियासत थी उस पर अधिकार कर लिया था. और आगे 1857 तक की जो 1857 में जो क्रांति होती है उस तक का इसमें पीरियड लिया गया है. इसमें 100 साल के इतिहास के बारे में बताया गया है. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, कि ये जो पिक्चर्स हैं और जो स्पीक बबल्स हैं, यानी यहाँ पर दिखाया गया है. जैसे फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक लेडी है जो गाती हुई दिखाई दे रही है और इसमें स्पीच बबल दिए गए हैं. यानी ये जो कोटेशन दी गई है, ये इन्होंने जो बात कही गई है उसको स्पीच बबल कहा गया है. विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, और ये आपकी समझ को क्लैरिफाई करने में आपकी सहायता करेंगी. ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट इन 1857. और ये आपको जानने में सहायता करेगी भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 में, ये जिसमें उन नेताओं के बारे में भी इसमें बताया गया है जिन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया था. तो देखते हैं इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है, द मार्टर्स. मार्टर्स मीन्स शहीद, वो शहीद. एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक फंक्शन में, एज वी सी ए लेडी हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग एंड ऑन द अदर हैंड देयर वर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और जो ये इंदिरा गांधी है, इनकी तस्वीर दिखाई गई है. और ये जो लेडी है लता मंगेशकर है. और क्या कहती है, ओह माई कंट्री मैन, ओह मेरे देशवासियों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, अपनी आँखों में आंसू भर लो. एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टर्स, और उन व्यक्तियों के सेक्रीफाई को, जो बलिदान को याद करो जिन्होंने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया था. यानी ये जो तस्वीर है, ये जो बबल्स दिए गए हैं स्पीच बबल, इसमें लता मंगेशकर कहती है, आपने एक फेमस सॉन्ग है वो सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं ज़रा उनकी याद करो कुर्बानी. और नीचे इसमें कुछ पिक्चर दी गई हैं जिसमें तात्या टोपे है, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय है, भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, रानी लक्ष्मीबाई है, बहादुर शाह जफर है और सुभाष चंद्र बोस है. इसमें सभी के बारे में बताया गया है. और जैसे जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था, जो ये बिल्कुल इसमें फ्रंट में दे रखा है. तो इसमें सेकंड है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी के द्वारा जो प्राप्त की गई विजय हैं बाई 1757 to 1849.
1757 से लेकर 1849 तक की इसमें जो ये पेज दे रखा है इसमें बताया गया है कि क्या क्या कौन कौन सी विजय उन्होंने अंग्रेजों ने प्राप्त की थी। देखते हैं फर्स्ट, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने सुपीरियर वेपन्स के द्वारा, अपने सर्वोत्तम हथियारों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। और 18वीं सदी के जो भारत था उसमें इस कंपनी ने लगातार अपनी पावर को ये बढ़ाती रही अपने उच्च कोटि के हथियारों के द्वारा। और इसमें एक मैप दिया गया है इंडिया का, और इसमें इंडिया 1765 की में इसके बारे में बताया गया है। और क्योंकि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ ने जो बंगाल है उसकी तरफ से इन्होंने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। और इसमें दिखाया है जो ये फर्स्ट है इंडियन प्रिंसेस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर इंडिया की जो भारतीय राजकुमार थे, राजा थे, उनकी रियासत थी। लेकिन जैसे 1765 ईस्वी में एक अंग्रेज एक युद्ध करते हैं और वो बक्सर का युद्ध था। और बक्सर के युद्ध के दौरान इन्होंने 3 राजाओं को, भारतीय राजाओं को हराया था। और उस समय 1765 ईस्वी में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि के द्वारा अवध, बंगाल और बिहार इसकी जो दीवानी थी वो इन्होंने अपने अंडर ले ली थी। यानी जो राजा था, राजा तो उन्हीं को नियुक्त कर दिया गया, लेकिन उनकी जो दीवानी थी यानी मतलब जो कर इकट्ठा करना था वो कर इकट्ठा करने का कार्य अंग्रेजों ने किया था। और इस दौरान कि जो राजा था उसकी पेंशन बकायदा इन्होंने फिक्स कर दी थी कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी। बस क्या था कि इन्होंने जो दीवानी थी और जो फौज थी वो अपने अंडर ले ली थी। बाकी काम जितने भी सामाजिक कार्य थे वो राजा के लिए छोड़ दिए थे। लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा तो पैसे के बगैर एक राजा क्या करेगा, जनता के हित के लिए क्या कर सकता है। और इसमें आगे है सेकंड, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। और जो भारतीय जो राजा थे वो दूरदृष्टि वाले नहीं थे, यानी वो केवल एट ए टाइम की सोचते थे, आगे के बारे में वो नहीं सोचते थे। दैट अपस्टार्ट राजाज बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द जो राजा बा है जो उसको हराने के लिए जो इंग्लिश मर्चेंट हैं उनको बुलाया जाए। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। और यानी जो भारतीय दूसरा राजा था, एक राजा कहता है कि उसको हराने के लिए मैं अंग्रेज़ों को जो अंग्रेज़ मर्चेंट है, व्यापारी हैं, उनको बुलाऊंगा और वो मेरी उसको हराने में सहायता करेंगे। यानी इसमें दर्शाया गया है कि जो भारतीय राजा हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। और इसी कारण वो जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों को इस बात का पता लगा और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया। और जिसके कारण जो भारतीय राजा थे एक दर एक करके वो उसको हराते गए और भारतीय जो ज़मीन थी उस पर अधिकार करते गए। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। लेकिन इस तरह की जो लगातार हो रही जो फाइट्स थी उनसे व्यक्तियों को किसी प्रकार की भी शांति नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट इसमें द राइवलरीज मीन्स विरोधी हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो विरोधी थे, विरोधियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। सबड्यू मीन्स मतलब सत्ता से बाहर निकालना, कि जो कंपनी थी इस तरह से बड़ी आसानी से उन्होंने भारतीय राजाओं को एक एक करके उनकी सत्ता से बाहर निकालना शुरू कर दिया। फार सिंह, आगे इसमें ये टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया है इसमें,
ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। और एक दूर की दृष्टि रखने वाला एक शासक जिसका नाम टीपू सुल्तान था, उस द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, मैसूर का बहादुर राजकुमार, जो अंग्रेज़ों के साथ तब तक लड़ता रहा जब तक कि उसकी डेथ न हो गई हो। कि जो टीपू सुल्तान था वो जो ये था हैदराबाद था, मैसूर का शासक था, और मैसूर राज्य की स्थापना इसके पिता हैदर अली ने की थी। और हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ 4 युद्ध किए थे, जिसमें जो मैसूर के 4 युद्धों के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो लास्ट युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान के साथ, वो 1799 ईस्वी में हुआ था, 1799। और 1782 में दूसरे मैसूर युद्ध में जो हैदर अली था यानी टीपू सुल्तान के पिता की डेथ हो गई थी। और जो तीसरा जो मैसूर युद्ध था वो 1791 to 92 में हुआ था। आगे इसमें थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद है, देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, कि अब राज्य में शांति है, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, कि अब किसी प्रकार के युद्ध भी नहीं हैं और किसी प्रकार के जो ठग्स हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की लूट भी नहीं की जा रही है। ये एक व्यक्ति कहता है। दूसरा कहता है इट्स गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, कि ये भगवान ही है जिन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ पर भेजा है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और उनके भाग्य के साथ हमारा भी भाग्य जुड़ा हुआ है। और ऊपर दिया गया है हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कंक्वेस्ट, और जो अंग्रेज़ लगातार जो ये विजय प्राप्त करते जा रहे थे, इन पर भारतीय राजाओं का रिएक्शन दर्शाया गया है कि वो क्या कहते हैं। एक तो कहता है कि भगवान का धन्यवाद है कि अब देश में बहुत शांति है, किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं है और ठग्स के द्वारा लूट वगैरह भी नहीं की जा रही है। दूसरा कहता है कि उनके भाग्य के वो अंग्रेज़ ही हैं, जो भगवान ही है जिन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ पर भेजा है। और तीसरा कहता है कि हमारा भाग्य भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। आगे इसमें द वाइट मैन हैज़ किल्ड एंड डिथ्रोन आवर किंग्स, कि इन गोरे लोगों ने हैज़ किल्ड वो मार चुके हैं, या ज़्यादातर जो हमारे राजा थे उनको या तो मार चुके हैं या उनको गद्दी से उतार चुके हैं, उन्होंने सत्ता से उनको दूर कर दिया है। और इसमें एक कहता है जो बीच वाला है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, अब हम अंग्रेज़ों के या विदेशियों के गुलाम बन चुके हैं। इसमें थर्ड कहता है सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा भी अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन कुल मिलाकर वो अपने तो थे, अपनी धरती के तो थे। आगे इसमें थर्ड में ब्रिटिश रूल 1765 to 1836, religious leaders pushed ideas like untouchability and child marriage। कुछ religious leaders प्रज्ड मीन्स उपदेश दिया, आइडियाज़ विचारों का, पवित्र विचारों का उपदेश दिया, लाइक अनटचेबिलिटी छुआछूत, और दूसरी तरफ चाइल्ड मैरिज बाल विवाह। इसमें देखते हैं एक साधु दिखाई दे रहा है और वो जनता को क्या कहता है, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, कि जो कोई भी समुद्र को पार करता है समझो वो अपने धर्म को खोता जा रहा है। एक आगे इसमें एक साधु दिखाई दे रहा है जो ऊपर की तरफ अपनी उंगली किए हुए है, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वोमेन। एक दूसरा कहता है कि जितने भी दुख हैं, दुखों का कारण, सभी दुखों का कारण के कौन हैं, औरतें हैं। तो ये क्या है, औरतों के बारे में इसमें बताया गया है
खिलाफ। आगे इसमें द ब्रिटिश वाज दैट, द ट्रूथ वाज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। कि दूसरी बात यह है कि जो द ट्रूथ वाज दैट, सच ये है कि जो इंडियंस हैं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं, अपना आत्मसम्मान खो चुके हैं। द ब्रिटिश स्कॉर्न देम, और जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो उनसे घृणा करते हैं। स्कॉर्न मीन्स घृणा करना। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रूथ, इनकेपेबल ऑफ हिस्ट्री। इस देश के वासी विश्वास योग्य नहीं हैं। द नेटिव्स, नेटिव्स मीन्स यहाँ के स्थायी निवासी, आर अनवर्दी, वर्दी मीन्स धनी, और इसमें निर्धन उल्टा हो जाएगा इसका, ऑफ ट्रूथ, ऑफ ट्रस्ट, कि विश्वास के पात्र नहीं हैं। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के योग्य भी नहीं हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है जो इंडियन है और वो हाथ जोड़ कर खड़ा है और इनके सामने कह रहा है कि मालिक ये सच है लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। मेरे सम्मानित, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं आपके प्रति वफादार हूँ। यानी ये इसमें दर्शाया गया है पिक्चर में कि उन्होंने जो भारतीय जो संस्कृति थी उसको निम्नतर दर्शाना शुरू कर दिया, और कुछ व्यक्तियों ने मानना भी शुरू कर दिया कि जो भारतीय संस्कृति है वो इतनी ज़्यादा धनी नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को सुपीरियर मानना शुरू कर दिया, सर्वोच्च मानना शुरू कर दिया, और इसीलिए कुछ व्यक्ति जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और उन्होंने भारत में इनको एस्टेब्लिश होने में भी इनकी बहुत ज़्यादा सहायता की थी। आगे इसमें नेक्स्ट में बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के साथ साथ द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, जो ब्रिटिशर थे वो क्विक प्रॉफिट चाहते थे, बड़ा जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स, कि उन्होंने जो फार्मर्स थे उन पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाए, जिसके कारण बहुत सारे किसानों ने अपनी ज़मीन को खो दिया, अपनी ज़मीन को अबंडन कर दिया, त्याग दिया, छोड़ना पड़ा। और इसमें कहता है एक इंडियन, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, इसमें दर्शाया गया है कि आपके व्यक्तियों ने मेरी पूरी की पूरी फसल ले ली है। नेक्स्ट इसमें कहता है यू आर स्टिल इन अरेयर्स, अभी भी आप पर कर बचा हुआ है। अरेयर्स मीन्स ऋणी। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुमने अगले सप्ताह तक नहीं चुकाया, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं आपको जेल में भेज दूंगा। तो यहाँ पर क्या दर्शाते हैं कि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने भारत में नील की खेती करवानी शुरू कर दी थी, क्योंकि नील की जो डिमांड थी वो यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जो 25% जो क्षेत्र था उस पर, यानी एक किसान है, किसान के पास मान लिया 1 एकड़ ज़मीन है, तो उस 1 एकड़ के 1/4 पर जो नील की खेती थी वो करनी पड़ती थी, और उसके अलावा फिर भी उस पर टैक्स लगाया जाता था। और फिर मतलब अपनी मनमानी करते रहते थे और उनको डराते धमकाते रहते थे कि यदि तुम हमें पूरे पैसे नहीं दोगे, टैक्स नहीं चुकाओगे, तो तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा। और इस प्रकार से बहुत सारे किसानों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा था। आगे इसमें स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड देयर मेथड विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स, और ब्रिटिश ने अभी भी कुछ ऐसे मेथड अपनाए कि वो तरीके अपनाए जिनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। जैसे इसमें बताया गया है द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी
when brought into India, कि वो सामान जो बना हुआ सामान है, जो इंग्लैंड में बना हुआ सामान है, वो सामान जब इंडिया में लेकर आया जाता है तो उस पर किसी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं देना होगा। जैसे अब है कि मान लिया हम किसी दूसरे देश में कोई वस्तु बेचते हैं तो वो देश उस पर कस्टम्स जो है, जो टैक्सेज है वो लगाता है, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसे तरीके अपनाए जिससे केवल उनको ही फ़ायदा हो, और उन्होंने राजा से बाकायदा हस्ताक्षर भी करवा लिए थे कि वो व्यापारी हैं और जो इंग्लैंड से बना हुआ जो माल है वो यहाँ पर लेकर आएंगे, बेचेंगे, तो उस पर किसी प्रकार का भी टैक्स उनको नहीं पे करना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा अंग्रेज़ है इसमें क्या कहता है, ए गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तरीका है, ये तो विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लाज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। क्रिपल मीन्स तहस नहस करना, कि इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे कानून बनाए जिसके कारण जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो बिल्कुल नष्ट हो गए थे, नपुंसक हो गए थे, नगण्य हो गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस, और जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई जो नीतियाँ थी, उन नीतियों के द्वारा जितने भी एक्सपर्ट आर्टिसन थे, काश्तकार थे, वो सब नष्ट हो गए थे। एंड देयर बिजनेस, और यहाँ तक कि उनका काम धंधा था वो भी रूइंड हो गया था, नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था।